नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। निबंध की इस कक्षा में आपको एक निबंध दिया जा चुका है, आज दूसरा दिया जाएगा और इसके आगे आपको जैसा वादा किया गया था कि आपको बीपीएससी में पूछे गए निबंधों के प्रत्येक खंड से एक एक निबंध आपको कराए जाएंगे। तो उस कड़ी में ये दूसरा निबंध जो आपके सामने पेश हो रहा है, पहला निबंध अगिला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जोगे, इस पर हम लोगों ने किया था। और अब हम उस सेक्शन की तरफ आ रहे हैं जो नेचर में कुछ कंक्रीट हुआ करते हैं, जिन विषयों का ज्ञान आपके पास हुआ करता है, आप परीक्षा में तैयारी के दौरान उन विषयों से टकराए हुए होते हैं। बस हमें जो ज्ञान हमारे पास है उसको अरेंज करना होता है, ये हमारी चुनौती होती है। आपके सामने जो विषय प्रस्तुत है ये 69th बीपीएससी में पूछा गया है। ये जो विषय है ये 69th बीपीएससी में निबंध के रूप में आपके सामने रखा गया था। और अगर हम पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट में जो आपके निबंध का पहला हिस्सा है, जिसमें 4 निबंध होते हैं, उसमें ये रखा गया था पार्ट 1 में। हालांकि आपको इससे पहले जो तकनीक विश्लेषण वाला वीडियो था उसमें ये चीज बताई गई थी कि ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है कि पार्ट 1 में कौन से विषय रखे जाएंगे, पार्ट 2 में कौन से विषय रखे जाएंगे। आपस में इंटरमिंगल होते रहते हैं, हो रहे हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही है। अब जैसा कि हमने पिछले निबंध में किया था, इसमें भी हम पहले ये समझेंगे, हमारे सामने जो पहली चुनौती होती है वह ये होती है कि दिए गए विषय को हम समझें। फिर समझ के कायदे से यदि हमने विषय समझ लिया तो उसके बाद हमारी अगली चुनौती होती है कि उस विषय से संबंधित जो भी विचार बिंदु हमें अपने निबंध में शामिल करने हैं, उन विचार बिंदुओं का एक खाका तैयार करें, जिसे हम फॉर्मेटिंग ऑफ द एसे कहते हैं। फॉर्मेट तैयार करें, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को रखते चले जाए। तो पहले हम आते हैं अर्थ निर्णय पर। अर्थ निर्णय का अर्थ ये कि दिया गया जो विषय है वह हमसे क्या मांगता है, किस बात का डिस्कशन वो हमसे चाहता है। तो आप देखेंगे कि प्रश्न में 2 विचार बिंदु हैं। एक है कृषि व्यवस्था और दूसरा है ग्रामीण अर्थतंत्र। इनका आपस में चोली दामन का संबंध रहा है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि हर जगह। हर जगह जो कृषि व्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थतंत्र से जुड़ी हुई व्यवस्था है। तो कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थतंत्र के बीच कुछ संबंध पूछा गया है, कुछ पूछा गया है, इतना तो हम मतलब फर्स्ट लुक में ले लेते हैं। फिर ये कहता है कि कृषि व्यवस्था में सुधार। जब सुधार शब्द है हमारे पास, हमारा निबंध हमसे कह रहा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार करना होगा, तो इसका अर्थ है कि यह निबंध ये मान के चल रहा है कि कृषि व्यवस्था में कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। अर्थात सुधार पर जब हम आएंगे तो इसमें हमें कृषि व्यवस्था की कमजोरियां जरूर सामने रखनी होंगी, ताकि हम विषय का बैकग्राउंड बना सकें कि कमजोरियां क्या हैं, और तब सुधार का अर्थ क्या हुआ कि उसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं। उन समाधान के उपायों की तरफ आएंगे। अर्थात कृषि व्यवस्था में कमजोरियों को यदि हम उजागर नहीं करते हैं और डायरेक्ट समाधान पे कूद पड़ते हैं तो ये राइट अप्रोच नहीं होगा। पहले हमें कृषि अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को बताना होगा और तब उसके आगे अपने बात को आगे बढ़ाना होगा, जैसे बढ़ाते हैं। दूसरा जो खंड है कि सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं वाले खंड में ये देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। फिर यहां भी वही चीज लगेगी
कि ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, यानी कि ग्रामीण अर्थतंत्र या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी जो है यह सशक्त नहीं है। अर्थात जब हम कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बता रहे होंगे और जब हम इसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, तो इस इम्पैक्ट एनालिसिस में यह बात आनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहाँ कमजोर है, किस चीज को हमें मजबूत बनाना है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरी हमें दिखानी होगी, तब न जाकर के हम बता पाएंगे कि इस कमजोरी से अगर हम अर्थव्यवस्था कृषि को ठीक करते हैं तो फिर यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाए जा सकते हैं, अर्थात उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। अर्थात अब हमारे सामने अर्थ के रूप में क्या है कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के कारण हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी कुछ कमजोरियां हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में या हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में कुछ कमजोरी है। उस कमजोरी का परिणाम हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरी के रूप में सामने आता है। यदि हम अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार देते हैं, हम अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम को सुधार देते हैं, तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी। ये मूल वह डिमांड है क्वेश्चन की जो हमें अपने निबंध में एनालाइज करना है। और आशा है कि आप लोगों ने अपना काम समझ लिया होगा कि इसमें हमें क्या लिखना है। मूल तत्व होता है किसी भी निबंध का कि हम उसके मीनिंग को समझें। जब तक मीनिंग को नहीं समझते हैं, आगे लिखना क्या है इसकी दिशा हमें नहीं मिलती है। तो अब हमारे पास दिशा है कि कृषि में कुछ कमजोरियों के कारण ग्राम अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हैं। अगर हम उनको समाधान की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं भी समाधान की तरफ चली जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ये हमें दिखाना है। अब हम इससे आगे, मतलब हमने अर्थ समझ लिया, अब अगला चरण क्या होगा, तो भूमिका लिखना। तो आपको पिछले निबंध में भी आपको एक सामान्य तौर पे चीजें दी गई थी कि हाँ ये चीज ये चीज है, इसको कंटेंट के रूप में डालना है। आप कविता के रूप में डालो, कहानी के रूप में डालो, जिस रूप में डालो आप डाल सकते हो। यहां थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट ये है कि जब भी आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करो, कृषि अर्थव्यवस्था की बात करो, तो नागार्जुन की एक कविता है, 8 लाइन की ही कविता है, और गांव पर और कृषि पर इससे सुंदर कोई कविता, इससे मर्मस्पर्शी कोई कविता आज तक लिखी नहीं गई हिंदी साहित्य में। कविता का शीर्षक है अकाल, और उसके बाद अकाल वह समस्या है जो कृषि से गहरे जुड़ी हुई है। अब उस पे वो लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल के समय की बात है। जब अकाल पड़े तो उसको नागार्जुन यह दिखाते हैं कि अकाल के समय इंसान तो इंसान है, जानवरों पर भी उसका इंपैक्ट किस रूप में आता है। इंसान का चूल्हा सो जाता है, चक्की उदास हो जाती है क्योंकि उससे कोई काम नहीं होता। अर्थात जो आर्थिक गतिविधियां हैं कृषि से जुड़ी हुई, वह आर्थिक गतिविधियां खत्म, पारिवारिक गतिविधियां खत्म। उसका असर क्या पड़ता है कि चूल्हे के पास कानी कुतिया सोती रहती है क्योंकि चूल्हे में आग नहीं है।
छिपकलियां भीत मतलब दीवार होती है, भीत पे गश्त लगा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। इवन चूहे भी आदमी की ही चीजों पर जिंदा रहते हैं, उनकी भी हालत शिकस्त है अकाल के समय। फिर जब अकाल खत्म होता है, उसके बाद दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के भीतर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जब दाने घर के अंदर आए, यह किसान के जीवन की सबसे बड़ी विवशता है। दाने घर के अंदर आना, तब धुआं उठता है आंगन में, और जब धुआं उठता है तो सबकी आंखें चमकती हैं, आज भरपेट भोजन मिलेगा। और इंसानों की ही नहीं, जो मुड़ेर पे कौवा बोलता है उसको भी तो जूठन नहीं मिल रहा था। तो कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। आप चाहे तो पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में इस भूमिका का, इस कविता का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चाहे तो दो खंड में बांट के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ ऊपर वाला खंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन कृषि से संबंधित, ग्रामीण जीवन से संबंधित कोई भी निबंध आता है तो वहां सबसे सुटेबल बैठने वाली अगर कोई कविता है तो ये वाली है। इसके जरिए आप विषय प्रवेश करें, यानी भूमिका की शुरुआत करें। फिर एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां कहीं भी निबंध में हम इस तरह की कविताओं का, शेर का, गजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वहां कुछ समझाने की भी जरूरत है तो वो एक दो लाइन में नीचे समझाएं, ताकि विषय से कनेक्ट हो पाए वो। हालांकि एक डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके विषय से, लेकिन फिर भी एक दो लाइन में आप उसका, ये अकाल के बाद की स्थिति है ना। तो आपको अगर ऐसी कोई कविता आती है जिससे आप विषय प्रवेश करना चाहते हैं, तो विषय प्रवेश करिए, और जो बैकग्राउंड आप लेके चल रहे हो उस बैकग्राउंड के साथ अपने विषय को कनेक्ट करिए कि उक्त कविता, या जैसे आप लिखें तो ये लिखें कि नागार्जुन की उक्त कविता भारत में कृषि व्यवस्था की कमजोरियों को, मजबूरियों को, विवशताओं को सामने रखने का काम करती है, और साथ यह भी बताती है कि आर्थिक गतिविधियां, जीवन की गतिविधियां ग्रामीण जीवन में पूर्णतः कृषि पर आश्रित हैं। इसके बाद आगे अपनी बात को बढ़ाते जाएं, जैसे विषय में समझाया गया अर्थ निर्णय में, बात को आगे बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से आपकी एक सुंदर भूमिका, एक सुंदर विषय प्रवेश हो जाएगा, है ना। अब विषय प्रवेश के बाद से हमने अभी समझाया आपको कि हमको दो चीजें बैकग्राउंड में लेके चलनी है, कि आपका गांव कमजोर क्यों है, क्योंकि आपकी कृषि कमजोर है। तो गांव कमजोर क्यों है पहले ये समझाओ, फिर कृषि कमजोर क्यों है ये समझाओ, और तब लेकर आओ समाधान की तरफ, तो एक क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने आएगी। तो अब हम उस चीज पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें, जो ग्रामीण अर्थतंत्र है हमारा, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी, तो सिर्फ इसमें हमारी की ही बात नहीं है, ये अर्थव्यवस्था चाहे जहां की हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता होती है, ध्यान दें, अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता होती है प्राथमिक क्रियाओं पर आश्रितता। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, और हमें आगे इस निबंध में हर जगह ध्यान रखनी है। अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्राथमिक क्रियाओं की आश्रितता। अब ध्यान ये रखना है कि आप अर्थशास्त्र का आंसर नहीं लिख रहे हो। ये प्रश्न सीधे आ सकता है मेंस में इसी फॉर्मेट में, और एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया है इस ढंग से, थोड़ा सा सहकारिता से जोड़ करके पूछा गया है कि सहकारिता और ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण बैंकों के विकास से ग्रामीण अर्थतंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, ऐसे करके यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा भी गया है। अब ये ध्यान ये रखना है कि विषय शुद्ध रूप से आर्थिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विषय आर्थिक है, लेकिन आप अर्थव्यवस्था के आंसर नहीं लिख रहे हो। अर्थात कोशिश हमें यह करनी है कि आर्थिक शब्दावलियों से जितनी दूरी बना सकें और सहज सरल शब्दावलियों में अपनी बात को रखें।
अर्थव्यवस्था का आंसर यह नहीं है, निबंध का ये पेपर है। तो जो निबंध पढ़ने वाला, जो निबंध जांचने वाला व्यक्ति होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राथमिक क्रिया शब्द को समझता हो। और यह चीज आगे इस निबंध में आपकी चुनौती बनी रहेगी कि किस तरह से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की स्पेशल शब्दावलियां हैं, उनको आसान लैंग्वेज में हम लिखें। यह ध्यान रखना है, सिर्फ इसी विषय को लेकर के नहीं, वो पर्यावरण पे निबंध आता है, वह राजनीति शास्त्र पे निबंध आता है, या अन्य किसी विषय से संबंधित निबंध आता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उस विषय के टिपिकल जो डेफिनेशनल वर्ड्स हैं, उनको सब्स्टिट्यूट के रूप में आप इस्तेमाल भले कर लो, डायरेक्ट इस्तेमाल ना करो, आप उसे सहज सरल शब्दों में लिखो। तो अब विषय पे आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था है तो इसका मतलब नहीं अर्थव्यवस्था का विषय है तो अर्थव्यवस्था की जितनी शब्दावली है आप डालते चले गए, मेंस का आंसर नहीं लिख रहे, आप निबंध लिख रहे हो। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थतंत्र की विशेषता क्या होती है, अब इसी चीज को लिखें कि गांव के अर्थतंत्र की या गांव की अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता है कि वह समाज कृषि पर आश्रित होता है, उसके जीवन का आधार एक कृषि ही होती है। अब थोड़ी सी बात आसान हो गई। अब समझिए कि समाज, ग्रामीण अर्थतंत्र को समझने से पहले हमें गांव का समाज समझना होगा, थोड़ी सी चीजें समझनी होगी। गांव का जो समाज होता है, आप में से अधिकतर लोग गांव से जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके बिहार में कम से कम नगरीकरण का स्तर वैसा है नहीं। तो अब समझिए कि एक गांव का समाज कैसा होता है। तो देखिए, गांव के समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि गांव का समाज एक समरूप समाज होता है। समरूप समाज का अर्थ क्या हुआ कि एक जैसे लोग, एक तरह से सोचने वाले, एक तरह के कल्चर में रचे बसे लोग होते हैं। समाज का बंधन बेहद मजबूत होता है। गांव का एक, गांव का साला, एक व्यक्ति का साला पूरे गांव का साला होता है। इस तरह के सामाजिक बंधन बंधे होते हैं, एक तरह के कल्चर में रह रहा समाज होता है। तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं भी कमोबेश एक ही जैसी हुआ करती हैं। समरूप समाज होता है, और इसीलिए इस समाज की दूसरी बड़ी खासियत क्या होती है कि यह समाज समरूपता के साथ साथ परंपरागत संस्थाओं की रक्षा करता हुआ समाज होता है। अर्थात परंपरागत संस्थाओं पर आश्रित समाज होता है। परंपरागत संस्थाओं पर आश्रित समाज का क्या मतलब? तो इसका मतलब यह बनता है कि आप गांव में देखोगे आज भी ज्वाइंट फैमिली है, विवाह की संस्था मजबूत है, विवाह के बंधन कठोर हैं, आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, तमाम ऐसे रिश्ते नाते हैं जिनमें आप बंधे हो। गांव की जो रिचुअल्स हैं, गांव के जो धार्मिक और सामाजिक नियम हैं, उनसे सब लोग बंधे होते हैं और उसके हिसाब से ही काम करने के लिए वह प्रेरित भी होते हैं और बंधे भी होते हैं। एक ऐसा समाज जो सांस्कृतिक रूप से समरूप हो, ऐतिहासिक रूप से एक जैसा हो और एक समान सामाजिक संस्थाओं के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रहा हो या काट रहा हो, उस समाज में जाहिर सी बात है कि आर्थिक गतिविधियां भी कुछ एक जैसी ही होती हैं। अर्थात ये जो समाज होगा, ये समाज बेसिकली कृषि पर आश्रित समाज होता है। यह इसकी विशेषता भी है और कमजोरी भी है कि ये समाज कृषि पर आश्रित होता है। अगर कृषि बेहतरीन है तो समाज बेहतरीन, अर्थव्यवस्था बेहतरीन। कृषि अगर रुग्ण है, कृषि अगर बीमार है तो समाज भी बीमार है। अर्थात कृषि पर निर्भरता इस समाज को एक तरफ प्रकृति से जोड़ती है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से थोड़ी दूर लेके चली जाती है। प्रकृति के लोग बेहद करीब होते हैं, लेकिन लक्ष्मी इनके करीब थोड़ी कम आती, ये समस्या है। इस समाज की खासियत ये होती है
कि जब कृषि ही एकमात्र आर्थिक गतिविधि है, कमाने का एकमात्र माध्यम एग्रीकल्चर ही है, अन्य कोई माध्यम नहीं है, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और रोजगार के सीमित अवसर का विशिष्ट अर्थ निकल जाता है। आपके पास अपनी जिंदगी को चलाने के लिए ले दे के खेती है और कुछ है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि और कोई काम जब गांव में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कृषि में क्षमता है यदि, तो जरूर आपको जिला लेगी, नहीं क्षमता है तो नहीं जिला पाएगी। ऐसा हम देख चुके हैं, जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जबरदस्ती हमारे उद्योगों को बर्बाद किया और उसके बाद उद्योगों में लगी हुई जनसंख्या को गांवों की तरफ धकेला, साथ में गांव में उनकी जो कृषि से संबंधित नीतियां थीं उनसे ऑलरेडी किसान त्रस्त था, तो वह कृषि किस तरह की चीजें देती थी हमारे समाज में कि चर्चित हो गया एक मुहावरा कि 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है। तो रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं क्योंकि अन्य कोई जो गतिविधि है वह नहीं है। परिणाम ही, और इसका परिणाम क्या होता है कि भाई रोजगार के अवसर यदि हैं भी, तो यह रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रक रोजगार होता है, अर्थात एक अनौपचारिक क्षेत्रक रोजगार, अर्थात जो कृषि मजदूर है या किसान है जो अपने खेत में खेती कर रहा है, उसको क्या पीएफ की सुविधा मिलती है, ग्रेचुइटी की सुविधा मिलती है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलती है, किसी संगठन से वो जुड़ा हुआ है? कुछ नहीं। अर्थात उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्रक रोजगार का अर्थ होता है रोजगार का वह एरिया जो कि सरकार के रिकॉर्ड में है नहीं, दरअसल ये लोग रोजगार में है। तो अनौपचारिक क्षेत्रक रोजगार का अर्थ होता है, होने का अर्थ यह है कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म की सामाजिक सुरक्षा की संभावना नहीं बनती है। खेती हुई तो घर में दाने आए, नहीं हुई तो कई दिनों के बाद आए, ले दे के स्थिति यह बनती है। इन चीजों का परिणाम क्या पड़ता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कि भाई जब कमाई ले दे के यही है, तो पर कैपिटा इनकम, अब फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द अनौपचारिक क्षेत्रक, ये आपका काम है और मैं समझा भी रहा हूं कि किस तरह से आसान भाषा में लिखना है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, है ना, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। अब जब पर कैपिटा इनकम कम होगा यानी लोगों की जेबों में पैसे ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमारी जेब में नहीं है तो उनकी जेब में है, उनकी जेब में है, किसी के जेब में नहीं है, या है तो उतना ही है जितना से किसी तरह जिंदगी कट सकती है, उससे ज्यादा नहीं। जब ऐसा कोई समाज हो जहां पर अधिकतम लोगों के जेबों में खालीपन हो, तो उसका असर क्या पड़ता है? उसका असर जो फाइनल आता है वह क्या आता है? इसी चीज को न गरीबी कहते हैं जी, यानी कि कृषि के अलावा कुछ जिंदगी में है नहीं, तो आपकी जिंदगी में गरीबी की संभावना बढ़ती है। और ग्रामीण समाजों में आप देखते हो कि यह चीज है व्यापक स्तर पे। आज भी आप गरीबी के आंकड़े उठाकर देख लो, गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है। तो पर कैपिटा इनकम के कम होने का परिणाम होता है कि व्यापक स्तर पर गरीबी यह हमारे इस ग्रामीण समाज की विशेषता बन जाती है। साथ में एक चीज और है जो इस ग्रामीण समाज की गरीबी को और बढ़ा देता है। सरकारें भी आमतौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान ज्यादा देती हैं जिन क्षेत्रों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा आ रहे हैं। परिणाम ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो हालत कुछ सुधर गई है, न बिजली है, न सड़क है, न पेयजल की सुविधा है, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, कुछ नहीं है। गांव के लोग शहर की तरफ भागने के लिए लालायित क्यों है? इन्हीं सब सुविधाओं के लिए
कि ये सब सुविधाएं गांव में नहीं है। तो बुनियादी जो ढांचा होता है वह बुनियादी ढांचा ही शहर में नहीं, गांव में नहीं है। बुनियादी ढांचे का अभाव, ये वो कमजोरियां हैं। आपका निबंध ये कहता है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक कर लें तो ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था की जो ये कमजोरियां हैं, यह कमजोरियां हम कम कर सकते हैं, इन्हें और मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी हम दे सकते हैं। अब इसका दूसरा खंड कि भाई इसको ठीक करने के लिए हमें कृषि व्यवस्था को ठीक करना होगा। तो गड़बड़ कहाँ है वो व्यवस्था, कहाँ कहाँ पे सुधारने की जरूरत है? क्योंकि हमारे जो निबंध का मुख्य पार्ट है, देखिए, कृषि व्यवस्था में सुधार और इसका ग्रामीण अर्थतंत्र पर प्रभाव, सशक्त बनाने का अर्थ क्या हुआ? प्रभाव। तो हमें ये ग्रामीण अर्थतंत्र के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार को हमें स्पष्ट करना होगा। सुधार को स्पष्ट करने के लिए कमियों को स्पष्ट करना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम ठीक कर दें एग्रीकल्चर में तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटा जा सकता है? अब उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो कृषि व्यवस्था की कमजोरियों में आपने पीटी मेंस की तैयारी में खूब पढ़ा होगा। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है अजूबा जो मैं आपको बताऊं। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह है कि हमारे यहां उत्तराधिकार व्यवस्था ऐसी है कि जमीनें बढ़ती चली जाती हैं। जितने भाई होंगे जमीनें उस तरह से बढ़ती चली जाएंगी। धीरे धीरे स्मॉल होता जाएगा लैंड होल्डिंग, और लैंड होल्डिंग जितना स्मॉल होता जाता है, कृषि के आधुनिकीकरण की संभावनाएं उतनी खत्म होती जाती हैं। आपको गांव में ऐसे भी बड़े बड़े प्लॉट्स मिलेंगे जिसमें एक ट्रैक्टर खड़ा हो तो दोनों आगे पीछे के पहिए उस प्लॉट में नहीं पड़ेंगे, एक दूसरे प्लॉट में डालना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी जोतें हैं, क्या कर लोगे उसका? हमारी कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जहां पर अब दिख रही है कि लगातार विखंडित होता हुआ लैंड होल्डिंग कृषि के आधुनिकीकरण को, कृषि के सुधार की दिशा को कमजोर कर देता है। जितनी जितनी जोतें, आपके खेत जितने छोटे होते जाएंगे उतना ही कठिन होता जाएगा उसमें आधुनिक चीजों को डालना। दूसरी चीज कि जब जोत छोटी होगी तो आप कोई नई चीज, आधुनिक चीज, मैकेनिकल चीज एग्रीकल्चर में लगा नहीं पाओगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जितना अन्न उपजाना चाहते हो उतना अन्न उपजा नहीं पाओगे। घटती उत्पादकता। भाई भारत आज की तारीख में आप जानते हो कि भारत धान गेहूं दोनों का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बाकी चीजें भी, दाल का हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन ये लार्जेस्ट हम क्यों है? क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी भी हमारी ठीक है, वहां पर हम बहुत पीछे हैं। और जब तक हम, एक तरफ तो जमीन की प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ नहीं रही, दूसरी तरफ हम अपनी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी को वैसे ही मेंटेन किए हुए हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आपकी जमीनें, और उसमें भी एक चीज, जहां जहां हरित क्रांति हुई है वहां पर उत्पादकता घट रही है। वहां पर स्थिति यह है कि अब किसान अपने खेतों में चाहे फर्टिलाइजर की मात्रा जितनी बढ़ा ले, वहां पे उत्पादन अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया है, वहां पर चीज हो नहीं रही है। परिणाम ये हो रहा है कि जितना उत्पादन हम चाहते हैं उतना मिल नहीं पा रहा। ये दूसरी समस्या है हमारे कृषि की। तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या है
सिंचाई सुविधा का अभाव। स्थिति यह है कि आज की तारीख में भी आजादी के 75-76 साल हो गए, हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने किसानों को इंद्र भगवान की कृपा से दूर कर दिया है। कोई ऐसा कृष्ण नहीं आया जो गोवर्धन धारण करे उंगलियों पर और कह दे कि इंद्र तुम बरसाओ, हम देख लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। आज भी एग्रीकल्चर में 49% ही एरिया ऐसा है जो कि कृत्रिम सिंचाई सुविधाओं से लैस है, यानी 51% इलाका आज भी इंद्र भगवान की कृपा पर आश्रित है। इसलिए भारतीय कृषि को मॉनसून के साथ जुआ कहते हैं। और ये कितना बड़ा जुआ है इसको इससे समझिए कि जिस साल भारतीय मॉनसून बेहतर होता है, भारत के वित्त मंत्री की बाछें खिल जाया करती हैं, उन्हें कोई विशेष चिंता नहीं होती, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और जिस साल मॉनसून डिले हुआ उस साल भारत के वित्त मंत्री के माथे पे शिकन पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिक जो परचेज पावर क्रिएशन है वह इन्हीं से होना है। और उसके लिए आज तक हम बहुत बेहतर नहीं कर पाए। वो भी कब? जबकि भारत का 69% एग्रेबल लैंड, जो कृषि योग्य जमीन है, उसका 65% ऐसा है जो या तो ड्राई है या सेमी ड्राई है, शुष्क और अर्ध शुष्क इलाका है, जहां पर हमें पानी की सुविधा देनी होगी, वो हम आज तक नहीं दे पाए। तो हम कैसे कल्पना कर लें कि किसान की स्थिति बेहतर हो जाएगी और खेती की स्थिति बेहतर हो जाएगी? वह तो ऊपर के आदेश से चलेगा। अगली चीज, अगली जो बड़ी कठिनाई है वह है विपणन की कठिनाई, विपणन की समस्या। विपणन अर्थात मार्केटिंग। विपणन की समस्या हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? समझिए कि इस साल आलू 50 रुपए केजी बिका, किसान खुश हुए, जबरदस्त आलू बो दिया। जब उनका उत्पादन आया तो 50 रुपए से वो 8 रुपए केजी बिकने लगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाजार का दायरा सीमित है, सीमित इलाके में ही उसके ग्राहक हैं। हमने विपणन की, मार्केटिंग की व्यवस्था ऐसी नहीं करी कि पटना में बैठा हुआ किसान केरल में अपनी सब्जी बेच ले, या नासिक का बैठा हुआ किसान पूर्वोत्तर भारत में अपनी सब्जी बेच ले। जब तक वो लोकल मंडियों पर आश्रित रहेगा, इस तरह का की आंख मिचौली, ये खेल हरदम चलता रहेगा और दुर्भाग्य से आज भी चल रहा है। उस तरह की बहुत पुख्ता व्यवस्था हम बना नहीं पाए हैं कि भाई यहां का किसान आगे जाए, जहां मन करे वहां की मंडी तक अपना माल पहुंचा दे। इस तरह की मार्केटिंग की व्यवस्था हमने नहीं करी है। अगर ये नहीं करी तो कुछ और करते। चलिए, कुछ और करते का मतलब क्या कि टमाटर नहीं बिक रहा है, टोमेटो केचप बिकेगा ना। अगर हमने टोमेटो केचप की भी व्यवस्था कर ली होती, अर्थात डायरेक्ट टमाटर नहीं बिक रहा है तो टमाटर से जूस, सॉस बनाने वाली कंपनियां तो होती हमारे पास, वह भी नहीं है। अर्थात प्रसंस्करण, अभी ये इंडस्ट्री हमारी बहुत पीछे है। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगभग, अब धीरे धीरे हम नकल कर रहे हैं वेस्टर्न की, कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण स्तर पर ये बहुत कमजोर है। अगर यह भी नहीं है, मान लीजिए यह भी नहीं है, चलिए मान लीजिए यह भी नहीं है, तो किसान के पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसका टमाटर आज 8 रुपए किलो बिक रहा है, उसे आशा है कि भविष्य में 20 रुपए बिक जाएगा, तो उतने दिन रख दे कि टमाटर खराब ना हो। आज नहीं बेचेंगे माल, अपना 20 दिन बाद बेचेंगे, 2 महीने बाद बेचेंगे। अर्थात भंडारण की सुविधा, यह भी हमारे पास अत्यंत कम है। उसी तरह से हम अपना माल यहां से, अगर मान लीजिए पटना का किसान पटना से माल भेजना चाहता है और तिरुवनंतपुरम भेजना चाहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना।
और ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए कि सब्जियों का ट्रांसपोर्ट होना है, सामान्य ट्रकों में रखकर भेजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि इतनी दूर में बहुत कुछ खराब हो जाएगा, जो कि होता है। ऐसी स्थिति में रेफ्रिजरेटेड परिवहन, इसकी भी सुविधा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। अर्थात किसान बंधा हुआ है, वो करे तो क्या करे, वो माल उपजा तो लेगा, उतनी सामर्थ्य उसमें है, लेकिन उपजा के उचित दामों पर बेच भी ले, इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मंडियां सीमित हैं, बाजार सीमित हैं। अब यह इसका समाधान वो कैसे करे, प्रश्न ये है। अगली चीज कि इसके समाधान के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा। भाई किसान अपना बना ले, कुछ अपना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो, अपना कुछ कोल्ड स्टोरेज टाइप का बना ले। इन सब चीजों में लगते हैं पैसे, और वो तो हम पहले ही देख के आए हैं कि वो तो बेचारा खुद ही गरीब है, कहां से लगाएगा। वो तो बीज खरीदना है, ट्रैक्टर से खेत जोतवाना है, सिंचाई करनी है, उसके लिए जुगाड़ करके कर रहा है, तो गोदाम भंडार कहां से बनवाएगा। अर्थात जो अगली समस्या हमारे कृषि की है वो क्या है कि ग्रामीण किसान अगर कुछ करना चाहता है तो उसके पास ले दे के एक ही चारा है कि वो गांव के महाजनों से कुछ कर्जे लेकर के कुछ करे, और एक बार जब उसमें वो जाता है तो उस जाल में फंस जाता है, उसके बाद उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सब वो समस्याएं हैं जो कि लंबे समय से भारतीय कृषि को कमजोर किए हुए हैं, और भारतीय कृषि की जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी से किसान जीवन पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए, ग्रामीण जीवन में जो सुधार आना चाहिए, जब यही बिगड़े हुए हैं तो अगला चरण शुरू ही नहीं हो पाता है। अभी ये सारी चीजें चली रही थी कि इसके साथ एक चीज और जुड़ गई है, कह सकते हैं काढ़ में खोज, या एक तो करेला तुझे नीम पे चढ़ा। वो क्या है, तो इन सब के साथ एक चीज नई शुरू हो गई जो पहले नहीं थी, अब होने लगी है। अब होने लगी है। अब इस साल का मैं एग्जाम्पल देता हूं। इस साल भारतीय मॉनसून हिमालय को क्रॉस करके तिब्बतन प्लेट्यू पे पहुंच गया है और वहां बारिश करा रहा है। अब ऐसा तो सुना ना था, लेकिन इस साल हुआ है। 20 और 22 अगस्त को इस बार तिब्बती पठारों में बारिश हुई है, जिन्हें हम ड्राई डेजर्ट कहते हैं। अर्थात एक गंभीर संकट जो हमारे सामने आने जा रहा है, हमारे कृषि के सामने आने जा रहा है, वह संकट है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन सारी चीजों को डिरेल कर देने की क्षमता रखता है। तो ये हुआ एक तो करेला, और ये हुआ दूजे नीम पे चढ़ा, या कोढ़ और उसका खाज। कि अभी हम इन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तक एक ऐसी समस्या आ गई है जिसे हम अकेले ठीक ही नहीं कर सकते। परिणाम ये हो रहा है कि आप देख रहे हो कि अतिवृष्टि, अति सूखा, नदियां ही सूख जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में समय से पहले मंजर आ जा रहा है। आपके रबी फसल की डेट जो है वो 15 दिन आगे खिसक गई है। जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम सब गड़बड़ा रहा है। तो पूरा का पूरा जो हमारा क्रॉप पैटर्न है वही डिस्टर्ब होने वाला है भविष्य में। तब जबकि ऑलरेडी संस्थागत स्तर पर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था इन प्रमुख समस्याओं से जूझती रही है। तो अगर हमें गांवों को बेहतर बनाना है तो उसको बनाने के लिए जरूरी ये होगा कि इन पर काम करें, तो ग्रामीण अर्थतंत्र बदलेगा। अर्थात इन कमजोरियों के विरुद्ध हमें काम करना होगा। एक पार्ट हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं कि कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए हमें क्या करने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिन कमजोरियों का जिक्र हमने किया, उन कमजोरियों के विरुद्ध हमें काम करना होगा। सबसे पहली चीज जहां पर हमें काम करने की जरूरत है वो है सिंचाई और जल प्रबंधन। और सिंचाई और जल प्रबंधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण ये है
कि जो हमारे पारंपरिक तरीके थे सिंचाई के, वो समय के साथ हम भूलते चले गए। पारंपरिक तरीके का मतलब क्या, ध्यान दें, जब हम पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं तो उन पारंपरिक तरीकों में भाई हमारे यहां पहले तालाब, सिंचाई के स्रोत हुआ करते थे, कुएं में रहट डाल के सिंचाई की जाती थी, ये हमारे सिंचाई के स्रोत हुआ करते थे। या और भी अन्य जो परंपरागत सिंचाई के तरीके थे, समय के आधुनिक होने का परिणाम ये हुआ कि ये तरीके हम छोड़ गए और अब हम आ गए कुएं से ट्यूबवेल की तरफ। तालाब तो हमने भर भर के बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी हैं, बड़े बड़े शहर बना दिए हैं, कितने तालाब, कई सौ तालाब चोरी हो गए। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो भूजल रिचार्ज नहीं हो रहा है, जबकि हम खिंचाई कर रहे हैं पानी की। तो जरूरी यह है कि हम इनको फिर से वापस लाएं, इत्यादि का पुनरुद्धार करना होगा। ये पारंपरिक तरीके वो तरीके थे जिसके जरिए हम अपने खेतों को सिंचाई भी करते थे और भूजल रिचार्ज भी होता था। वो तरीके हम छोड़ चुके, उनके तरफ वापस लौटना होगा। दूसरी चीज जो कि हमें करनी होगी, आप देखते होंगे बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है और उस अभियान में इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है ना, कि जो पारंपरिक तालाब हैं, कुएं हैं, उनको फिर से रीस्टोर करो, उनको फिर से यूज करने की आदत डालो। उसी तरह से हमें सिंचाई की आधुनिकता का मतलब क्या है। जो भारतीय किसान सिंचाई को आधुनिक तरीके से करना समझता है, वो क्या समझता है, भाई बोरिंग कर दिया, एक पंप सेट लगा दिया और उससे वो सिंचाई कर रहा है वह भी, हम ये नहीं कहते कि वो तरीका नहीं है, वह तरीका है, लेकिन उस तरीके में फ्लड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, जिसमें खेत में पानी का पाइप ले जाके डाल दिया या नाली खेत तक पहुंचा दी और पूरा खेत को हम भर रहे हैं पानी से, जो पानी की बर्बादी है। और कहा यह जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, स्कार्सिटी लगातार बढ़ रही है। तो हमें सूक्ष्म सिंचाई तरीकों की तरफ बढ़ना होगा। सूक्ष्म सिंचाई तरीका, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें खर्च भी कम लगता है, पैसे वाला, और पानी का खर्च भी कम होता है। जैसे आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ, स्प्रिंकल इरिगेशन की तरफ, सरकार इस पर काम भी कर रही है ना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना चल रही है इस पर, तो हमें इस पर काम करना होगा। तो आधुनिक और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों की तरफ बढ़ना होगा ताकि हम बेहतर कर सकें। उसी तरह से अगला जो काम हमें करना होगा वह आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की तरफ। अभी आपको बताया गया कि एक बड़ा सा दैत्य हमारे सामने खड़ा है जलवायु परिवर्तन का, और वो हमारी एंटायर लाइफ को चेंज करने जा रहा है। आज की पीढ़ी जो जी रही है और आज से 25-50 साल बाद की जो पीढ़ी होगी, इन दोनों पीढ़ियों की समस्याओं में बहुत बड़ा अंतर होगा और वह अंतर क्रिएट करेगा जलवायु परिवर्तन। तो अगली पीढ़ी भी खा सके, इसके लिए हमें लगातार और बहुत तेजी से रिसर्च करने होंगे और रिसर्च करके हमें ऐसी प्रजातियों की खोज करनी होगी। विशेष करके अगर हम बीज के संदर्भ में बात करें तो हमें ऐसी प्रजातियां चाहिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी हो। इस पर हम हरित क्रांति में इसका कमाल देख भी चुके हैं। इसके बाद से जमाना जीएम सीड का है, हालांकि उस पर विवाद है, लेकिन भाई कॉटन में तो हम देख रहे हैं ना, और वहां पर हमें फायदा भी हुआ है। तो जरूरी हो तो जीएम सीड की तरफ भी बढ़ा जाए और देख परख के बढ़ा जाए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आंख मूंद के बढ़ा जाए, लेकिन आधुनिक तकनीक है, इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। उसी तरह से ऐसी किस्मों का विकास, चाहे आप जीएम से करो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से करो, चाहे आप
सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के तकनीक से करो। हमें भविष्य में ऐसी फसलें चाहिए जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। आप सिंपल एग्जाम्पल के रूप में समझें कि जो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो लगातार कमजोर पड़ रही है और अरब सागर वाली शाखा लगातार भयंकर होती जा रही है। परिणाम यह है कि बिहार में बारिश की मात्रा घट गई है और मध्य प्रदेश राजस्थान में बारिश की मात्रा बढ़ गई है। हो सकता है कि 150 साल बाद बिहार राजस्थान हो जाए और राजस्थान बिहार। तो बिहार के किसान, उनके लिए अलग फसल चाहिए और राजस्थान के किसान, उनके लिए अलग फसल चाहिए। तो हमें ऐसे बीजों की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो चीजें हो रही हैं उनका सामना कर सके, अर्थात सूखा प्रतिरोधी फसल, जल प्रतिरोधी फसल, कीट प्रतिरोधी फसल। हमें ऐसे फसलों की भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है, अन्यथा खाना मुश्किल हो जाएगा। दाने कई दिनों के बाद भी नहीं आएंगे। अर्थात हमें जलवायु परिवर्तन रोधी किस्में चाहिए। ये नहीं होंगी तो भविष्य में हम तो खा ले रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं खा पाएंगे। उसी तरह से खेती के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा समय के साथ। वह तौर तरीका खेती की टाइमिंग से लेकर खेती के तरीके तक आना होगा और सरकार उस पर कोशिश भी कर रही है। जैसे सरकार प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर रही है, जैसे सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना बकायदा चला रही है कि लौटा जाए फिर से उधर पुराने वाले तौर तरीकों पर, उस पर भी काम होना चाहिए। परंपरागत कृषि के तरीके कम से कम फसल चक्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम कुल मिलाकर के प्रथम हरित क्रांति के बाद से गेहूं चावल पे आ गए। मिट्टी से एक ही तरह के तत्व खींच रहे हैं, मिट्टी हमारी अनुर्वर हो जाएगी। तो चीजें हैं कि परंपरागत कृषि के सिस्टम में, जिसमें हम पहले गेहूं बोते थे तो साथ में तीसी बो देते थे, साथ में सरसों बो देते थे, या फिर सरसों बोया तो साथ में मटर बो देते थे, 3-4 चीजों की खेती एक साथ करते थे। हमें उस व्यवस्था पर पुनः वापस लौटना होगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह से ड्रोन का ये नया उभरता क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में, इसका ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हम अपने कृषि के क्षेत्र में करें। इसी तरह से अन्य चीजें, जैसे मान लीजिए कि मृदा परीक्षण, इसका एक सिस्टम, हालांकि इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है लेकिन वो जमीन पे बहुत ज्यादा उतरी नहीं है। मृदा परीक्षण इसलिए जरूरी है कि हम समझ सकें कि हमारी मिट्टी क्या मांग रही है और उसे क्या मिलना चाहिए। इन आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाए और किसानों को करना सिखाया जाए, ताकि उन्हें मालूम हो कि एग्रीकल्चर में इनपुट क्या जाना है और उसको ये भी मालूम हो कि ये इनपुट जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा। तब वो शायद अपने भविष्य की कोई कैलकुलेशन कर सकता है। तो हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की तरफ जाना होगा। अगली चीज, कृषि विपणन में सुधार। ये वो चीज है जो किसान को सब कुछ ठीक होने के बाद भी मजबूर कर देती है, विवश कर देती है कि वो गांव के व्यापारियों से अपना फसल बेच दे। मार्केटिंग के सिस्टम में सुधार करना, जो आपको समस्या बताई गई कि समस्या ये है कि किसान उपजा तो देता है लेकिन उपजा देने के बाद उस उपज का क्या करना है, खा पी के बराबर कर लिया, उसके बाद जो बच गया उसका वो क्या करेगा, अभी वो बहुत कुछ नहीं जानता इस बारे में। उसके लिए हमें जो जो चीजें करनी होंगी उसमें एक तो भारत सरकार ने शुरू किया है ई-नैम। इससे लगभग भारत की सभी मंडियों को जोड़ा जाए, किसानों को एक्सेस दिए जाए, किसानों को पता भी हो। अब कितने किसानों को भारत में पता है कि ये कुछ है,
ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भारत सरकार ने स्थापित किया है, ये भारत के कितने किसान जानते हैं, ये एक सर्वे का विषय हो सकता है। ठीक है, कुछ धनाढ्य किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जरूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, मंडियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन मंडियों में किसान आ रहा है कि व्यापारी, यह चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, सर्वे का विषय जरूर हो सकता है कि जुड़ा वहां कौन है। आज भी दिक्कत है इस चीज को लेकर के कि किसान तो जानता ही नहीं कि ई नेम है भी कोई चीज, अर्थात सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है और वो इनिशिएटिव जमीन तक पहुंचता नहीं है, तो उस इनिशिएटिव का लाभ कोई ना कोई तो लेगा। जो लेने के लायक है वो ले रहा है और जिसके लिए बनाया गया वो ले नहीं रहा। तो हमें इस पर विशेष तौर पे काम करना होगा कि ये चीज जो है वह किसानों तक पहुंच जाए। गांव में बैठा हुआ किसान अपनी फसल को अपलोड कर सके, परीक्षण करा के उसे अपलोड करके उसे जैसे फ्लिपकार्ट पे माल बिकता है ई नैम पर बेच सके, ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा। उसी तरह से भारत सरकार ने एक और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है, एफपीओ। ये किसानों की बार्गेनिंग क्षमता के विस्तार के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, कृषि उत्पादक समितियां, जिसमें एक ही फसल की खेती करने वाले किसानों का एक समूह होगा, सहकारी समूह, जो मार्केटिंग वाला काम यही देखेगा कि कितने में बिकना है माल, ये तय करेगा। होता क्या है कि एक गांव में 10 किसान हैं, एक किसान के पास व्यापारी आया, 10 किसान ताक रहे हैं कि हमारे पास भी आ जाए। वो 10 रुपए केजी बिक रहा है, अगला किसान 9 रुपए बेचने को तैयार हो जाता है, अगले बाद वाला 8 रुपए बेचने को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर सहकारी समितियां बना करके उनके विपणन की, उनकी बार्गेनिंग की क्षमताएं बढ़ा दी जाए तो उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, वक्त लगेगा। साथ में जो ग्रामीण हाट और मंडियां हैं, इनको भी आधुनिक किए जाने की जरूरत है। आधुनिक किए जाने से क्या मतलब है कि अभी आप अपने गांव जवार में जो मंडियां हैं, उन मंडियों को जाकर के देखेंगे तो जो सब्जी बेच रहा है या जो कृषि फसलें बेच रहा है, जिन्स बेच रहा है, वो कहां बैठकर बेच रहा है, दुकान कैसी है उसकी। फिर उनसे पूछो कि गोदाम कहाँ है तुम्हारे, फिर पूछो कोल्ड स्टोरेज कहाँ है तुम्हारे, क्या सिस्टम है उसके पास, कुछ नहीं है। एक बार बारिश आ गई तो उनकी फसल खराब हो सकती है, उनका जो भी जिन्स है खराब हो सकता है। वहां पर काम किए जाने की जरूरत है। ग्रामीण हाट मंडियों का आधुनिकीकरण करिए आप। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है पारदर्शी मूल्य प्रणाली। इसको सही किए जाने की जरूरत है। भारत सरकार ने 1964 से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी का सिस्टम लागू किया, लेकिन ये एमएसपी कितने किसानों तक पहुंचा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को छोड़ दिया जाए तो बिहार के किसान क्या इस बात का दावा कर सकते हैं कि एमएसपी का लाभ उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी मूल्य प्रणाली, और इस उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन क्या कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी से संतुष्टि नहीं है, एमएसपी पर उन्हें लीगल गारंटी चाहिए। तो जो ले रहे हैं वह भी संतुष्ट नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा है उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, जो ले रहे हैं वह भी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी कोई मूल्य प्रणाली का विकास हमें करना होगा कि किसान, यहाँ का किसान बैठा हुआ, वो ये समझ सके कि उसका गेहूं बिकना है तो पटना की मंडी में उस गेहूं का दाम क्या है, त्रिपुरा की मंडी में, अगरतला की मंडी में उस गेहूं का दाम क्या है, और तमिलनाडु की मंडी में उस गेहूं का दाम क्या है, और तब वो कंपेयर करे और तब वो अपना माल उस मंडी को डिलीवर कर पाए जिस मंडी में उसे बेहतर दाम मिल रहे हो। तब ना जाके चीजें मैकेनाइज्ड होंगी और तब जाके किसान का भी दिमाग थोड़ा व्यापारिक होगा। अभी तो किसान ही बना हुआ है बेचारा, व्यापारी वो बना ही नहीं है, हमने बनने ही नहीं दिया उनको। अगली चीज जहां हमें काम करना होगा वो ये
कि किसान उपजाए, उपजा के बेच दे, यहां तक किसान जानता है। अगर उपजा के वो बेचना नहीं चाहता, उसे स्टोर करना चाहता है, तो ग्रामीण स्तर पर स्टोरेज का हमारे पास वही सुविधा होती है जिसे हम बखार कहते हैं या बेरी कहते हैं। गांव के लोग बनाते हैं घर के आगे। वह स्टेटस सिंबल भी होता है कि भाई उनके घर के आगे 8 बखार है, तो ये दिखता है कि भाई उत्पादन ज्यादा होता होगा। लेकिन उसमें धान गेहूं रख सकते हो। अगर टमाटर उगाया, गेहूं आलू उगाया, उसे भी रख सकते हो क्या? तो हमें इस भंडारण पर काम करना होगा, और ये भारत का बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। आप समझिए कि आप इस वक्त गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, सॉरी आलू का उत्पादन कर रहे हो। जब उत्पादन कर रहे हो, मूल्य 7 से 8 रुपए पर केजी किसान के खेत से निकलता है। लेकिन अगर वो उसे 3 महीने डिटेन कर देता है, 4 महीने डिटेन कर देता है, तो वहीं आलू मंडियों में 20 रुपए बिकता है, 40 रुपए तक चला जाता है। यह डिटेंशन कब होगा? जब स्टोरेज होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी, और ये अभी बहुत कम है। इसके लिए हमें गोदाम की व्यवस्था करनी होगी, यह अभी बहुत कम है। अगर हम ये नहीं करते, ये चीज सबके लिए होती है, ध्यान दें, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज होता है कि अगर उपभोग में वस्तु नहीं आ रही है तो नष्ट ना हो, उसे प्रिजर्व किया जा सके। अगर नहीं किया जा सकता, हालांकि होना चाहिए, नहीं का प्रश्न नहीं है, अगर नहीं किया जा सकता तो हमें इस पर आना होगा कि भाई नहीं किया जा सकता तो उसका इस्तेमाल कर लो। अब वो इस्तेमाल, अगर मान लीजिए कि मार्केट छोटा है, नहीं बिक रहा है माल, तो हम उसे उद्योगों को दे दें और उद्योग उसका इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की तरफ जाना होगा। अर्थात ग्रामीण स्तर पे आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ले आइए। भाई कहिए कि आए आप लोग। मान लीजिए कि इसमें कई श्रेणियां होती हैं खाद्य प्रसंस्करण की, है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे करके। मान लीजिए कि टॉप लेवल का प्रसंस्करण आपके यहाँ नहीं हो रहा है। समझिए, जैसे आपको मैं नमक के एग्जाम्पल से समझाता हूं। नमक के जो किसान होते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं कच्छ के रन में, तो फर्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग वो करते हैं, अर्थात पानी सुखा के और नमक को तोड़ के और वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद का प्रोसेसिंग आगे की फैक्ट्रियों में होता है। ठीक वैसे ही हम कृषि उत्पादों के लिए कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि टॉप लेवल का प्रोसेसिंग का प्लांट यहाँ नहीं लग रहा, तो इनिशियल लेवल का प्रोसेसिंग का प्लांट तो लग जाए। अरे गेहूं से आटा तो बना ही सकते हैं ना। आटा से ब्रेड बनाने के लिए हम शहर को दे दें, गेहूं से आटा तो बना सकते हैं ना। फर्स्ट लेवल का प्रोसेसिंग ही कम से कम कर दो गांव में, तो ये हो जाएगा। जब ये होता है तो परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है मूल्य संवर्धन। अर्थात गेहूं 28 रुपए किलो है तो आटा 35 रुपए बिकेगा। इसे कहते हैं मूल्य संवर्धन। और ये कब होता है? जब किसान में यह समझ पैदा हो कि धान बोएंगे और बेचेंगे तो 22 रुपए बिकेगा, और उसी धान को जब हम चावल में बदल देंगे तो कम से कम 40 रुपए 45 रुपए तो बिक ही जाएगा। अर्थात उसी उत्पाद का उससे ज्यादा मूल्य वह प्राप्त कर सकता है यदि वह सोच ले कि वो मूल्य संवर्धन, और ये मूल्य संवर्धन भी फिर कब होगा? जब प्रोसेसिंग होगा। अब समझिए, धान है 22 रुपए पर केजी, चावल बेचते हो तो कम से कम 40 रुपए पर केजी। अगर उसी को आप चिवड़ा बना देते हो तो कम से कम 60 रुपए पर केजी। अब ये कम से कम इतने लेवल की फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग मैं कह रहा हूं, ठीक है गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे हो, कम से कम फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग तो लगा दो भाई, कि किसान धान न बेचे, कम से कम वो चावल बेचे, चिवड़ा बेचे, इतना तो बेचे, तो उसको जो प्राप्त होने वाली आमदनी होगी उसका लेवल बढ़ जाएगा। अगली चीज कि अभी चर्चा हुई थी कि भाई स्थितियां क्या हैं हमारी। स्थितियां ये हैं कि
किसान चाहता है बहुत कुछ करना, दिल में इरादे तो बहुत हैं, हाँ, हालात इजाजत नहीं देते। हालात कौन वाले? पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो उसका कुछ उपाय करना होगा। वह उपाय क्या है कि यदि फसल नुकसान हो रहा है, कहीं से फसल में नुकसान हुआ, तो उसके अगेंस्ट जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए कि कम से कम अगली बार खेती करने के लायक तो किसान बचा रहे। किसानों की आत्महत्याएं भारत में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो किसानों की आत्महत्याएं इतनी बड़ी समस्या है, उसके पीछे रीजन क्या है भाई? कहने को तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली रही है और उसका लाभ भी किसानों तक पहुंच रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पहुंच रहा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये चल तो रही ही है, फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है भाई? ये प्रश्न तो बनता है। और ऐसा नहीं कि आत्महत्याएं रुकी हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि परिणाम यह हो रहा है कि कृषि अब जानलेवा हो गई है। पहले कृषि जिंदगी देती थी, अब ये जिंदगी ले रही है। अब ऐसी स्थितियों में जाहिर सी बात है कि हमें किसानों को निवेश की सुविधा बढ़ाने के लिए, उनमें पैसा लगा सके एग्रीकल्चर में, उसके लिए कोई ऑथेंटिक और लीगल वे देना होगा। वह लीगल वे किस रूप में हो? तो आप जानते हैं केसीसी की एक सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन आप समझिए कि केसीसी की सुविधा जो दी जा रही है वह कितने किसानों तक पहुंची है। हमें सरकारों को कोशिश करनी होगी कि फसल बीमा योजना को इफेक्टिव बनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाएं, और अन्य कोई साधन माइक्रो फाइनेंस वगैरह अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं तो वो उपलब्ध कराएं, ताकि किसान में निवेश की क्षमता बढ़े। जब तक वह क्षमता नहीं बढ़ती है, जब लगाओगे नहीं तो पाओगे नहीं। सिंपल सा सिद्धांत है। इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में दो ही तरह से होता है, या तो किसान करे या तो सरकार करे। एक तीसरा पक्ष भी होता है, कॉरपोरेट को बुलाया जा रहा है ना, वह भी एक पक्ष है। चाहे जैसे हो, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का आउटपुट नहीं बढ़ेगा, और आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो किसान की किस्मत नहीं बदलेगी। किसान की किस्मत नहीं बदलेगी तो गांवों की किस्मत भी नहीं बदलेगी। अगली चीज कि जलवायु परिवर्तन से सामना के लिए ये आगे आने वाली भयंकर विशेषता है, भयंकर चेतावनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। पुराने जमाने में जो खेती थी उस खेती की तरफ बढ़ना होगा, अर्थात केमिकल फ्री खेती की तरफ, नेचुरल खेती की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो भविष्य में हम बहुत ज्यादा चलने नहीं जा रहे, इतना तय है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमें बढ़ना होगा। नहीं बढ़े तो हमारी खेतें फसल देना बंद कर देंगी। अर्थात हमें खेती के ऐसे तौर तरीके डेवलप करने होंगे जो खेती के उपज की क्षमता को सस्टेन रखे। अन्यथा प्रथम हरित क्रांति का ह्रास हम देख चुके हैं। प्रथम हरित क्रांति ने हमें अच्छी चीजें तो दी हैं, लेकिन साथ में हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है। तो हमें अपनी फसल, अपनी मिट्टी, अपनी फसल, अपने उर्वरक, अपने कीटनाशक जो भी इस्तेमाल करने हैं, उनको सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हमारा बच्चा कर पाएगा कि नहीं, उसका बच्चा कर पाएगा कि नहीं। इन सब स्तरों पर जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखते हुए एक ऐसे सिस्टम को आगे बढ़ाना अब हमारे लिए चुनौती है। मान लीजिए कि सारी चुनौतियों से निपट लें और ये चुनौती हम छोड़ देते हैं, तो परिणाम ये होगा कि सारी चुनौतियों को से निपटने के बाद भी हम बहुत कुछ करने नहीं जा रहे, यह स्पष्ट है। बहुत कुछ करने नहीं जा रहे। होगा ये कि हमें सब चीजों पे काम करना होगा। अब एक चीज और जिस पर हमें ध्यान देना होगा, और सरकार ध्यान दे भी रही है, कि जो कृषि से जुड़े सहायक क्षेत्र हैं उन पर काम करवाया जाए। हमारी मूल समस्या क्या है, ग्रामीण अर्थतंत्र में कुछ नया हो। भाई खेती तो हो ही रही है ना, बरसों से नहीं सदियों से, और इस खेती ने नो डाउट देशों को सस्टेन कराया है। जिंदा हम रहे हैं, लेकिन कैसे जिंदा रहे हैं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इससे ज्यादा तो जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। तो उससे ज्यादा जिंदगी में हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें अपने किसानों को सहायक क्षेत्रों की तरफ, सहायक क्षेत्रों से मतलब क्या है कि वे ऐसी और गतिविधियां जो कृषि से जुड़ी हुई हैं लेकिन कृषि नहीं है, उनका होना कृषि के होने पर ही डिपेंड करता है। जैसे पशुपालन। अब पशुपालन में आप मुर्गी पालन करो, आप बकरी पालन करो, जो करो, है ना। तो पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्यन, कम से कम ये 3 क्षेत्र तो हम डेवलप कर ही सकते हैं। इसके और भी क्षेत्र आ गए हैं, है ना, लेकिन ये 3-4 क्षेत्र जो हैं वो आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं। मधुमक्खी पालन, ये वो क्षेत्र होंगे जो कि किसानों की आमदनी को अचानक बढ़ा देंगे। आप कल्पना करिए कि एक किसान है और वो किसान साल भर में अपनी खेती से 50,000 रुपए अर्न कर रहा है शुद्ध रूप से। अगर उसने उसी खेत पर 5 बकरियां पाल ली, 5 बकरियों ने 4-4 बच्चे दिए, वो बच्चे, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं करनी, उसी खेत में वो पल जाएंगे। तो एक बच्चा 5,000 का भी बिका तो इस 50,000 में कितना और इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज हो गई, ये गतिविधि एक नई आर्थिक गतिविधि है जिससे कि किसानों के जेबों में ज्यादा पैसे आएंगे। और जब जेबों में पैसे आएंगे तो परचेजिंग पावर क्रिएट होगी, परचेजिंग पावर क्रिएट होगी, तो क्या होगा कि किसान और गांव दोनों खुशहाल नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वो कमजोरियां हैं जिन पर हमें सुधार करना है। अगर हम ये करते हैं तो गांव की दशा दिशा दोनों बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि बदल सकती है, भाई कृषि भारत में कब से हो रही है? क्या हमारे पास इस बात को साबित करने के कुछ एग्जाम्पल हैं क्या, कि अगर कृषि पर सुधार किया गया तो ग्रामीण अर्थतंत्र बदला? ध्यान देंगे कि हमारे इस निबंध में कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, ये बात कही गई है। और ध्वनि जो है इसकी वह भारत के ही संदर्भ में है, लेकिन भारत नहीं लिखा गया है। तो हमें वैश्विक संदर्भों को भी थोड़ा अपने निबंध में ऐड करना पड़ेगा। अब हम उसी वैश्विक संदर्भ को ऐड करके तब भारत पर आएंगे कि वैश्विक स्तर पे इस काम के क्या अनुभव रहे हैं। हम इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जिस किसी देश ने अपने यहां एग्रीकल्चर को सुधारा, उससे वहां के ग्रामीण अर्थतंत्र पर और संपूर्ण अर्थतंत्र पर क्या इंपैक्ट देखा गया। और तब हम भारत में आएंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो इसके बाद से उदाहरण में हम पहला उदाहरण लेते हैं चीन का।
चीन ने 1978 के बाद अपने यहां एक प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम का नाम था हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। ये कम्यून सिस्टम से थोड़ी अलग अर्थव्यवस्था थी, जिसमें चाइना ने अपने किसानों को उनके हाउस होल्ड पे, उनके जमीनों पे कुछ अधिकार दिए और बोला कि खेती करो। खेती का परिणाम क्या हुआ? खेती का परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में धान गेहूं दोनों का टॉप प्रोड्यूसर है वो। न सिर्फ गांव बदले, गरीबी दूर हुई, बल्कि आज की तारीख में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ब्राजील का। ब्राजील ने अपने यहां, ब्राजील जो कि आमतौर पर कॉफी के उत्पादों के लिए जाना जाता है, उसके यहां दो चीजें और होती हैं और उस पर उसने काम किया, सोयाबीन पर और गन्ना पर। सोयाबीन और गन्ना पर उसने काम किया और इसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था करी उसने। सोयाबीन और गन्ना प्रसंस्करण। और इस प्रसंस्करण का परिणाम क्या हुआ ब्राजील के संदर्भ में, कि जाहिर सी बात है कि जब आप प्रोसेसिंग की तरफ जाते हो तो कुछ छोटी चाहे बड़ी फैक्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, नौकरी बढ़ती है। नौकरी बढ़ती है तो इसका असर क्या होता है? तो ब्राजील के समाज में आप समझिए कि बिहार से ट्रेनें भर भर के दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ, तमिलनाडु की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के गांव में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ के गांव में कुछ होगा तो जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ब्राजील के समाज में दो चीजें देखी गई। दो चीजें क्या देखी गई? कि स्थानीय स्तर पे नौकरियां बढ़ गई और ग्रामीण स्तर पे पलायन घट गया। दो चीजें हुई, स्थानीय स्तर पे नौकरियां बढ़ी तो ग्रामीण स्तर पे पलायन नेचुरल उसका वो है कि लोगों को अब जाने की जरूरत है, उनको घर ही पे, खेत पे ही अगर नौकरी मिल जा रही है तो बाहर क्यों जाएंगे। उसी तरह से वियतनाम, वियतनाम ने अपने यहां कॉफी नीति में सुधार किया और कॉफी नीति में सुधार का परिणाम क्या हुआ कि आज की तारीख में ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफी का। छोटा सा देश, इतना सा पिद्दी सा। एक चीज बदली, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? खेत पे नौकरी मिली किसान को, है ना। एक्सपोर्ट बढ़ने का सिंपल सा मतलब होता है खेत पे किसान को नौकरी मिली, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। उसी तरह से थाईलैंड, थाईलैंड ने अपने यहां एक योजना शुरू करी। वह योजना थी वन टैम्बोन वन प्रोडक्ट। जैसे आपके यहां भी ये चल रहा है, वन टैम्बोन वन प्रोडक्ट। आपके यहां यही योजना चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से। टारगेटेड प्रोडक्ट उत्पादन, एक जिले को चुना गया एक प्रोडक्ट के लिए, उनके यहां टैम्बोन कहा जाता है, और उस ढंग से उत्पादन किया गया। साथ में इसने अपने प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इस दो पर बहुत बढ़िया से ध्यान केंद्रित किया कि जो चीज हो प्रोसेस हो, प्रोसेस हो तो बिक जाए। इन दो चीजों का असर यह हुआ कि बहुत तेजी से उनके किसानों को लाभ पहुंचा। इसी तरह से थाईलैंड के बाद हम आते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने अपने यहां एक प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम था कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, क्योंकि उनके यहां जो होता है साथ ही साथ होता है
तो कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी और इसमें इन्होंने टारगेट किया ऑर्गेनिक फूड को। और आज की तारीख में स्थिति क्या है कि आप अगर फूड ऑर्गेनिक है इसका लेबल लगा देते हो तो दुगुने दाम में बिकता है, उन्हीं मार्केट में बिकेगा। अपने यहां भी लोग अब ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हैं अगर ऑर्गेनिक फूड है तो यूरोपीय संघ ने ऑर्गेनिक फूड का पर्टिकुलरली उस पर काम करके और अपने किसानों को समृद्ध किया। उसी तरह से बांग्लादेश में अभी जो वहां के इंटरिम गवर्नमेंट के कर्ता धर्ता है मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ माइक्रो फाइनेंस का। उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का स्थापित किया और उसके जरिए उन्होंने स्मॉल हेल्प ग्रुप बनाए और हेल्प ग्रुप बना करके और उन्होंने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में लोन देना शुरू किया और उससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अपने भारत के संदर्भ में आप देखें तो भारत के संदर्भ में, अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं कहीं कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप न करेंगे। जब आप निबंध लिख रहे होंगे तो उसे देवनागरी में लिखें, है ना, लिपि देवनागरी होनी चाहिए, शब्द भले आप अंग्रेजी के इस्तेमाल करें। तो अपने भारत की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ है भाई। जब हमने प्रथम हरित क्रांति करी तो इस प्रथम हरित क्रांति का ही तो परिणाम था कि आज किसान जो है पंजाब और हरियाणा का किसान वो पजेरो फॉर्च्यूनर मेंटेन करता है, बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस मेंटेन करता है। वो किसान कितने समृद्ध है, किसान आंदोलन में जो उनकी सुविधाएं अस्थायी तौर पर लगी थी उसको देख के आप समझ सकते हो। तो ये बात जरूर है कि पूरे भारत के गांवों की दशा नहीं सुधरी उससे, क्योंकि वो क्रांति ही पूरे भारत में नहीं हुई, लेकिन जहां हुई वहां के किसानों की, वहां के गांवों की दशा तो सुधरी। तो भारत के संदर्भ में भी हम ये देखते हैं कि ग्रामीण अर्थतंत्र में जबरदस्त सुधार आया। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में भी हालांकि अभी बहुत कुछ होना शेष है इस कृषि के मामले को लेकर के, लेकिन आप ये देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि इधर जो कृषि की सहायक गतिविधियां, यानी कि आप कहीं पर यात्रा करो तो हर 10 किलोमीटर पर एक पोल्ट्री फार्म दिख जाता है, कहीं पे प्रिसीजन फार्मिंग की चीज दिख जाती है, कहीं पे और कुछ दिख जाता है जो पहले नहीं दिखता था। अर्थात अब इस क्षेत्र में बिहार भी आगे बढ़ रहा है और उससे किसानों की दशा में परिवर्तन आ रहा है। इसी के साथ आप देखोगे कि फल की खेती में, फूल की खेती में, सब्जियों की खेती में, इन तीनों की खेती में बिहार बहुत शानदार ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। और जहां कर रहा है, जहां ये चीज हो रही है, वहां के किसानों की हालत और गांव की हालत सुधर रही है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल वैश्विक स्तर पे, भारत के स्तर पे, अपने बिहार के स्तर पे दिए जा सकते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि यदि किसानों के संदर्भ में हम बेहतर काम करें, अगर हम अपनी कृषि को सुधार दें तो ऑलमोस्ट हमारे गांवों की इकोनॉमी बूम कर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किस किस रूप में बूम करेगी, क्या बदल जाएगा, अब उस पे आ रहे हैं। यानी हम अपने डिस्कशन के पार्ट सी पर, ये पार्ट सी है, डिस्कशन के पार्ट सी पर आ रहे हैं कि कृषि व्यवस्था में यदि सुधार होता है तो ग्रामीण अर्थतंत्र सशक्त होगा। तो किस रूप में होगा, क्या दिखेगा, बदलाव क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो प्रभाव आने हैं उसमें पहला प्रभाव तो यही होगा कि भाई हमने अभी समझाया
कि धान की जगह चावल, तो एक धनकुट्टी मशीन लगाओगे, उस पर कम से कम 3 लोगों को नौकरी मिलेगी। धान की जगह अगर चावल की जगह चिवड़ा को आप करते हो तो उसमें 5 लोगों से ज्यादा लगेगा। अगर धान को लाई के रूप में बदल करके और उसे बेचते हो तो और ज्यादा मजदूर लगेंगे। यानी जैसे जैसे आप प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ोगे, आप गांव के स्तर पर ही लोगों को रोजगार दे पाने में सक्षम हो जाओगे। तो वैसे लोग जो प्रछन्न बेरोजगार के रूप में जबरदस्ती खेतों में लगे पड़े हैं, वो वास्तव में कुछ कमाने लगेंगे। अर्थात पहला प्रभाव क्या होगा, तो रोजगार सृजन के रूप में आएगा। और यह वो बेसिक चीज है जहां से बाकी चीजें शुरू हुआ करती हैं। अब जब रोजगार सृजन होगा तो क्या होगा, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, यानी कि लोगों की आय में वृद्धि होगी। लोगों की आय में वृद्धि होने का परिणाम क्या होता है कि एक तो उनके जीवन की दशाओं में तो सुधार आएगा ही आएगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे पैसे आएंगे, जो जीवन स्तर है वो बेहतर तो होगा ही होगा। एक चीज और होती है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह क्या कि जब जेबों में पैसे आते हैं ना, तब आप बाजार हो। बाजार हो तो फैक्ट्री आपके पास आपको ढूंढती हुई आती है। अर्थात जब आप जेबों में पैसे वाले व्यक्ति बनते हो, जहां से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं होगी कंपनियों को, दुकानदारों को, व्यवसायियों को कि तुम गांव की तरफ आओ। उन्हें अपना माल बेचना है तो आएंगे, क्योंकि तुम अब खरीद सकते हो। अर्थात ग्राम बाजार, गांव भी बाजार बनेंगे, जो अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अर्थात इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं, ग्रामीण स्तर पे मांग का सृजन होगा। ग्रामीण स्तर पर मांग का सृजन होगा। और आप जानते हैं कि यह वह बेसिक चीज होती है जिससे किसी भी देश की, सिर्फ गांव की बात नहीं है, किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है। डिमांड क्रिएशन वह बेसिक चीज है जिससे कि किसी भी देश की इकोनॉमी में बूम आता है। जब ये डिमांड घटती है तभी रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। गांव के जेबों में पैसे, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। इसी के साथ अब जब ये हो जाएगा कि गांव के स्तर पर मांग सृजन शुरू हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है, अब भारत के स्तर पर देखें तो चीजें हो रही हैं, तो आर्थिक विविधीकरण शुरू होगा। आर्थिक विविधीकरण का मतलब क्या हुआ कि अभी हम गांव को इसलिए जानते थे कि भाई गांव मतलब खेती, गांव मतलब किसान। अब उन्हीं किसानों के बेटों में से कोई बेटा निकलेगा जो उसी गांव में एक दुकान खोल के बैठ जाएगा, वो खेती नहीं कर रहा है। उसी किसान में से कोई बेटा निकलेगा जो एक गाड़ी खरीद लेगा, भाड़े पर चला रहा है, वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आ जाएगा। हो सकता है कि उसी में से कोई निकले जो एक छोटा सा फैक्ट्री खोल दे, उसी गांव में खोल दे। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का विविधीकरण होगा। अर्थात गांव का जो प्राइमरी सेक्टर है धीरे धीरे टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर में डेवलप होता चला जाएगा। यानी कि उत्पादन की गतिविधियां सिर्फ फसल उत्पादन से रिलेटेड नहीं होंगी, अन्य चीजों का उत्पादन भी होना शुरू हो जाएगा। और इन सब चीजों का ओवरऑल परिणाम क्या, इन सब चीजों का ओवरऑल परिणाम होगा किसान सशक्तिकरण। यह जो दुनिया का सबसे दीनहीन प्राणी है, यह दीनहीन प्राणी भी अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेगा, अपने अंदर शक्ति महसूस करेगा। आर्थिक सशक्तिकरण होगा किसानों का, तो जब आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो बाकी सशक्तिकरण भी होगा। यानी ओवरऑल जो हम कल्पना करते हैं, गांधी जी कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में रहती है, तो ये आत्मा
खुशी से झूम उठेगी अगर ये सारी चीजें होती हैं। अभी तो फिलहाल वो रोती हुई ही नजर आती है। अब हमने अपने डिस्कशन का मोस्टली, यानी कि पहला पार्ट हमारा क्या था कि पहले पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, फिर ग्रामीण अर्थतंत्र की कमजोरियां क्या हैं, फिर हमने ये समझा कि हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या कमजोरियां हैं, फिर हमने ये समझा कि कृषि के क्षेत्र में कमजोरियों का सुधार हम कैसे करें, फिर हमने ये समझा कि सुधार करेंगे तो गांव की अर्थव्यवस्था बदलेगी कैसे, क्या क्या इंपैक्ट संभावित हैं, हमने उसकी चर्चा कर ली। अब यहां पर एक प्रश्न है कि क्या हम अपना डिस्कशन पूरा कर चुके हैं कि कुछ चीज छूट रही है हमसे। जवाब है कि छूट रही है। आपको समझाया गया था पहले वाले निबंध में भी और आज भी समझाया जा रहा है कि जब आपका पहला काम क्या होता है कि निबंध में जो स्टेटमेंट या जो विषय दिया हुआ है उसको जस्टिफाई कर ले अपने तर्क से, प्रमाण से, उदाहरणों से। वो हमने कर लिया है। अब प्रश्न ये कि क्या इतने भर से गांव सुधर जाएंगे? क्या कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार देने मात्र से ग्रामीण स्तर पे सुधार, जीवन स्तर सुधर जाएगा? यह बात जरूर है कि जब कृषि सुधरेगी तो गांव सुधरेंगे। इस निष्कर्ष से कोई ऐतराज नहीं कर सकता। लेकिन क्या सिर्फ कृषि के सुधर जाने से ही गांव सुधरेंगे कि कुछ और चीजें भी करनी पड़ेंगी? ये इसका एंटीथेसिस होगा जो हमें ले आके एक छोटा सा डिस्कशन वह भी देना होगा। तो अब हम उस डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा पार्ट डी है, सॉरी, ये डिस्कशन का पार्ट डी है कि ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार के अन्य उपाय भी, यानी कि यहां से आकर के हम थोड़ा सा निबंध की दिशा बदलेंगे कि उपयुक्त उदाहरणों के आधार पे हम ये कह सकते हैं, उपयुक्त विवरण के आधार पे या डिस्कशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यदि कृषि अर्थव्यवस्था सुधरती है तो ग्राम की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि सिर्फ कृषि अर्थव्यवस्था सुधार मात्र से गांव की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। हमें कृषि अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ साथ कुछ अन्य प्रयास भी करने होंगे। अब उन अन्य प्रयासों में क्या क्या और जरूरी है जिससे कि गांव सुधरेंगे। तो पहली बेसिक चीज जहां पे हमें काम करना होगा वह है कि खेती आपने ठीक कर ली और गांव की सड़कें ठीक न करी। खेती में सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा हो गया, गांव का किसान दिन भर गर्मी में मरता रहता है, उसके यहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर वो गांव में टिकेगा क्या? जिस जीवन स्तर की बात, अर्थतंत्र की बात किस लिए, कुल मिला के कुल मेहनत किस लिए कि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड ठीक हो, सुखी जीवन जिए, वो जिएगा क्या? और सड़कें बनेंगी ये कृषि व्यवस्था के सुधरने से नहीं बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे वो कृषि व्यवस्था के सुधरने से नहीं बनेंगे, उसे तो अलग प्रयास के रूप में लेना होगा। यानी ग्रामीण अवसंरचना का विकास वह बेसिक चीज है जो न हो तो शायद कृषि भी नहीं सुधरेगी। खेत में उत्पादन कर लिया और सड़क बारहमासी नहीं है तो माल बिकने जाएगा कैसे? और ये जो अवसंरचना का सुधार है ना, यह सुधार दोनों होना चाहिए, भौतिक अवसंरचना का और सामाजिक अवसंरचना का। अर्थात एक तरफ गांवों को ठीक करने के लिए हमें सड़कों की जरूरत है, बारहमासी सड़कों की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमें स्कूलों की जरूरत है, हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत है। इस तरह की जो सर्विसेज मिलनी चाहिए जो कि शहरों में मिला करती हैं, उस गांव वाले उसके भी तो हकदार हैं भाई। स्मार्ट शहर बना रहे हो, स्मार्ट गांव नहीं बना रहे हो तो नहीं होगा भाई। दूसरी चीज,
जो हमें करना होगा वो है कि गांव को सुधारना है और एग्रीकल्चर को सुधारना है। तो गांव के स्तर पर उद्योग जो अंग्रेज मार के चले गए और उसके बाद से हमारे नेताओं ने भी जिलाने की बहुत कोशिश की नहीं है, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास। आप इस पर जब तक नहीं आते, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरने नहीं जा रही। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का विकास। जब तक कृषि में मौजूद फालतू की श्रम शक्ति को आर्थिक गतिविधियों की तरफ मोड़ा नहीं जाता, गांव के उत्पादन से गांव का ही भला नहीं हो पाएगा। तो हमें ग्रामीण स्तर पे कुटीर और लघु उद्योगों की तरफ जाना होगा। अगली चीज, वित्तीय समावेशन। गांव के लोग आज भी अपने आर्थिक जरूरतों के लिए ग्रामीण महाजनों पर डिपेंड कर रहे हैं और उनका अंतिम परिणाम हो रहा है फाइनली आत्महत्या के रूप में। तो हमें उन गांव के किसानों को, गांव के जो किसान नहीं है, कृषि मजदूर हैं, उनको या अन्य जितने भी लोग हैं उनको बैंकों से जोड़ना होगा, संस्थागत ऋणों से जोड़ना होगा, ताकि यदि उनकी जिंदगी में कोई कंटिंजेंसी आती है तो वो संस्थागत तरीके से अपनी समस्या को सुलझा सके। जब तक ये नहीं करते हैं, गांव का किसान जब तक गांव के महाजन से फंसा हुआ है, उसकी कहानी और प्रेमचंद के गोदान के होरी की कहानी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा नहीं। अगली चीज कि गांव के किसानों के संदर्भ में और गांव के लोगों के संदर्भ में जो सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को और प्रभावशाली तरीके से लागू करना होगा। स्थिति क्या है कि सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को लेकर के स्थिति यह है कि दुष्यंत कुमार ने एक जगह कहा है कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं सारी नदियां, हमें मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ हो। जो सहायता ऊपर से चलती है, नीचे पहुंचते पहुंचते कई लीकेज पॉइंट हैं। हमें उस लीकेज पॉइंट को दूर करके गांव के लोगों को सामाजिक सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत समावेशित करना होगा, आच्छादित करना होगा, तब जाकर के उनकी क्रय शक्ति कुछ बढ़ेगी, उनकी बचत कुछ बढ़ेगी। हमें इस चीज पर आना होगा। अगली चीज कि ग्रामीण स्तर पर बेहतर रिजल्ट के लिए हमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को यानी पंचायतों को मजबूत करना होगा। अभी पंचायतें जो है कुल मिलाकर हमारे यहाँ मुखिया शासन बनी हुई हैं। हमें इसे आम जनता के शासन में बदलना होगा ताकि गांव के लोग डिसीजन मेकिंग में साथ आ सके, उनके जरिए डिसीजन हो। इसके लिए स्थानीय संस्थाएं बनी और सरकार जो भेजती है वो इन संस्थाओं के माध्यम से गांव के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए संस्थाएं बनी। अभी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब तक हम स्थानीय स्वशासन को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते बाकी चीजों का। अगली चीज जो हमें करनी होगी कि ग्रामीण स्तर पे तकनीकी नवाचार के संबंध में हमें काम करने होंगे। ग्रामीण समस्याओं का समाधान भी ग्रामीण तरीके से हो, इसके लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होगा। और ग्रामीण स्तर पर यदि कोई तकनीकी नवाचार हो रहा है तो उसको भी आगे बढ़ाना होगा, ताकि गांव की समस्याओं का समाधान गांव के नजरिए से और गांव की जरूरतों के मुताबिक हो सके। इसी के साथ ग्रामीण स्तर पर विकास की जो भी योजना बनती है, उसकी विफलता के पीछे एक बड़ा रीजन ये होता है कि उसमें स्थानीय स्तर के जो समुदाय हैं उनकी सहभागिता नहीं है। हमें स्थानीय सहभागिता को बढ़ाना होगा।
स्थानीय सहभागिता को बढ़ाना होगा ताकि ग्रामीण स्तर पे जो भी योजनाएं सरकार लागू कर रही है उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लगाया जा सके। एक और चीज जो नया उभर रही है गांव के संदर्भ में कि अब टूरिज्म का एक नया सेगमेंट आया है, जिसमें बरसों से सदियों से शहरों में रहने वाले लोग, शहर की आबो हवा से त्रस्त लोग पर्यटन के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं कि गांव में रह के कुछ दिन रहा जाए, सुकून की जिंदगी गुजारी जाए। ग्रामीण स्तर पर विकास का एक रास्ता यहां से भी निकलता है कि हम गांवों को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करें। इससे ग्रामीणों की पास अतिरिक्त आय आएगी। तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना यह भी एक काम है जिसके जरिए हम अपने गांवों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि कृषि के साथ साथ हमें और चीजें भी सामने ले आनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम गांव को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। अर्थात ऑलमोस्ट जो हमारा डिस्कशन है वह पूरा हो चुका है। अब हमें इसके निष्कर्ष पर आना है। अब निष्कर्ष में ध्यान दें कि हमें क्या चीजें लिखनी होंगी। तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जेठ हो या पूस कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। यह कृषक की जिंदगी है, जेठ हो चाहे पूस हो, बैल के पीछे पीछे चलना उसकी जिंदगी है। और ये जिंदगी और ये नसीब हम आज तक बदल नहीं पाए। हमारा निबंध ये कह रहा है कि ये नसीब बदला जा सकता है। अर्थात निष्कर्ष का जो पहला पॉइंट होगा वह ये होगा कि कृषि व्यवस्था की कमजोरियां सुधारने की जरूरत है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों की या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ये हम बता चुके हैं विभिन्न एग्जाम्पल्स के जरिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन एक चीज हमने अपने से भी यहां पे ऐड किया हुआ है कि सुधार के लिए सिर्फ कृषि सुधार पर्याप्त नहीं है। इसीलिए तीसरा निष्कर्ष आप यहां पर क्या ऐड करोगे कि कृषि सुधार के साथ साथ अन्य सुधारों को भी साथ लेकर चलना होगा। कृषि सुधारों के साथ साथ अन्य सुधारों को भी साथ लेके चलना होगा। ये हमारे तीन मुख्य निष्कर्ष होंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि ये 3 लाइन में आप मत लिखिएगा। आपको लिखना क्या है निष्कर्ष में, ये चीज हमने बताई कि निष्कर्ष में 3 मेन पॉइंट डिस्कस होने चाहिए कि कृषि व्यवस्था में कमजोरी है, उसे सुधारना चाहिए। सुधारेंगे तो ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ग्रामीण अर्थतंत्र में संपूर्ण सुधार के लिए कृषि सुधार के अलावा ये और ये सुधार भी जरूरी है। तब जाके समग्र रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चेंज होगी, सशक्त होगी, मजबूत होगी। ये हमारा निष्कर्ष है। ये मेन पॉइंट आने चाहिए इसमें डिस्कशन में, ये ध्यान रखना है। यानी कि पॉइंट में ही लिख दीजिए निष्कर्ष आप, है ना। इसको डिस्कस करिए मोर देन हाफ पेज में, और तब आप अपने उसको निबंध को कंक्लूड करिए। आशा है
कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं क्या आप और चाहते हैं निबंधों के जरिए, मतलब निबंधों के संदर्भ में हमें अवगत कराएं। तो कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस तरह के सेशन आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।